वेलकम टू ज़ुनैरा ज़रा ऑफिशियल। IMF कमीशन इस वक्त पाकिस्तान में आ चुका है और नेथन पोर्टर जो कि हेड करते हैं पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को, इस रीजन को जो हेड करते हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, और मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस मिशन के साथ सारी नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हैं। अब जो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है वो है NFC अवार्ड को रीविज़िट करने का। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन एक अवार्ड 2010 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसके तहत जो फेडरेशन है वो सूबों को पैसे देती है ताकि वो अपनी स्पेंडिंग स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में खुद कर सकें। ये 18th अमेंडमेंट के बाद पॉसिबल हो सका था। याद रखिए 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, और आज से पहले कई दफ़ा डिस्कशंस में जब से ये गवर्नमेंट बनी है ये बात आ चुकी है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच में या कैबिनेट में कोई भी पोजीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं ली। वो पोजीशन क्यों नहीं ली उन्होंने, उसका एक जवाब तो सामने आ गया है। NFC अवार्ड पे 2/3 मेजॉरिटी के साथ जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होती इसको रीविजिट नहीं किया जा सकता। IMF ऐसा करने को क्यों कह रहा है? इट इज़ पार्ट ऑफ द ग्रेटर रीस्ट्रक्चरिंग जो वो पाकिस्तान से चाहता है कि वो अपने फिस्कल मामलात में करे, और उसमें कुछ चीज़ें वो समझते हैं कि सूबों के पास अननेसेसरीली गई हुई हैं और कुछ जानी चाहिए। 2010 के बाद ये 5 इयर्स के लिए प्लान अप्रूव हुआ था, लेकिन उसके बाद कंसेंसस नहीं हो सका आज तक कि इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। बट नाउ इज़ द टाइम कि क्योंकि हम बिल्कुल डिपेंडेंट हैं IMF पे, तो IMF ने आपके सामने सबसे पहले एजेंडा यही रखा है। अगर थोड़े से हम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मोहम्मद औरंगज़ेब बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। पाकिस्तान के बाहर से उनको लाया गया है इस मिनिस्ट्री को हेड करने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में अयूब खान के ज़माने से कई बैंकर्स बाहर से लाए गए, जिसमें शौकत अजीज़ भी हैं। एक मोहम्मद शुएब साहब थे जो कि अयूब खान के दौर में भी लाए गए थे, और मोइन कुरैशी प्रेसिडेंट के तौर पे आए थे। इस तरह के लोग लाए जाते हैं और इनको खुल के कोई डिस्कस नहीं करता कि आखिर आपको मुल्क के अंदर इतने पॉलिटिकल लैंडस्केप में लोग मौजूद हैं, बाहर से किसी को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर टेक्नोक्रेट की भी बात है तो इस मुल्क में टेक्नोक्रेट्स भरे पड़े हैं। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डिवीज़न को अलहदा कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, उसके बाद ये जो नए मिनिस्टर हैं इनको कितना चैलेंजिंग होगा फाइनेंशियल पॉलिसी डिवाइस करना, ये एक अलहदा क्वेश्चन है कि आखिर अगर आप एक बंदा बाहर से ले ही आए हैं, वो जहाँ से भी आया है जैसे भी आया है, तो फिर आपने आगे डिविजन्स ऐसी क्यों कर दी हैं कि सब कुछ जो एक मिनिस्ट्री के अंदर आता था वो अब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंडर 3 मिनिस्ट्रीज़। ये हर्डल्स क्रिएट होंगे आगे जाके डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, और जो फर्स्ट स्टेप है NFC अवार्ड का, इसी पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत रिजर्वेशन शो करेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। उसकी वजह यह है कि अगर वो इसके ऊपर सॉलिडारिटी शो करते हैं तो वो अपना बेसिक स्टांस जो उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है कि सूबों को एम्पावर किया जाए, उन्हें उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। ये भी मुमकिन है क्योंकि पीपल्स पार्टी भी यू टर्न लेने की माहिर है, वो मान जाए और सब कुछ स्मूथली हो जाए। लेकिन अगर हो जाता है तो ये चीज़ लिखी जाएगी हिस्ट्री में कि हर उस चीज़ पे यू टर्न लिया पीपल्स पार्टी ने जो वो समझते थे कि उनका खासा है, जो उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पाकिस्तान में है उनमें एडिशन की थी। तो ये डिवॉल्व होना जो हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम था कि सारा नेशनल एक्सचेकर जो है वो फेडरेशन के कंट्रोल में होता था, उससे 18th अमेंडमेंट के ज़रिए से जब सूबों को सब कुछ दिया गया तो ये उसका बड़ा प्राइड लेते हैं और उसको अपने लिए एक बड़ी दलील समझते हैं डेमोक्रेटिक होने की कि हमने तो डिवॉल्व किया मामलात को, हमने सूबों को मजबूत किया फेडरेशन की जो बहुत सेंट्रलाइज कंट्रोल है उसको डिफाई करके। इसके अलावा बहुत मेजर रीस्ट्रक्चरिंग जो करनी पड़ेगी SIFC का जो प्रोजेक्ट है उसको अकोमोडेट करने के लिए, अभी तक उस पर भी ये नज़र नहीं आ रहा कि एक तरफ SIFC है जिसको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज वो इस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोजेक्ट है, वो उनकी तरफ से इनिशिएट किया गया था। दूसरी तरफ IMF की शर्तें हैं। गवर्नमेंट इन दोनों को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट इन दोनों को बैलेंस कैसे करेगी। एड टू इट द फैक्टर कि इसहाक डार को अगर इकोनॉमी में नहीं रखा गया तो उनको फॉरेन अफेयर्स में डाल दिया गया। नाउ 2 थिंग्स आर कोरिलेटेड।
आपकी इकोनॉमी, जहाँ जहाँ आपका फॉरेन मिनिस्टर जा रहा होता है, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड होती हैं, एक पॉइंट पे जाके वैंटेज पॉइंट बनती हैं, और आपका फॉरेन मिनिस्टर हर जगह जाके एक इकोनॉमिक एंड बायलैटरल रिलेशंस को लेके चलता है जो कि सिंक्ड होती हैं विद योर इकोनॉमिक पॉलिसी। अब अगर इस बात को मान लिया जाए कि डार साहब ने पिछले पीटीएम की गवर्नमेंट में बहुत डैमेज किया पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स विद आईएमएफ को, तो अब वो फॉरेन रिलेशंस में चले गए हैं, अब वो किस किस रिलेशनशिप को डैमेज करेंगे। और क्या वजह है कि पाकिस्तान में एक या दो ख़ानदानों में ही सब कुछ बांट देना काफ़ी है। आप सेनेट में देखें, आपको नज़र आएगा कि एक ही ख़ानदान के दो दो लोग, तीन तीन लोग, अभी यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ पे आ गए हैं, उनके दो बेटे पहले से मौजूद हैं हुकूमत में। इसके अलावा आसिफा भुट्टो भी अब इलेक्शन लड़ के आने लगी हैं और वो फर्स्ट लेडी भी बनना चाहती हैं, बल्कि बनेंगी, जाहिर है, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। और एक भाई जो है वो भी पॉलिटिशियन में ऑलरेडी है, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी किसी ना किसी स्टेज पे कोई ना कोई पोर्टफोलियो ज़रूर लेंगे। ये सिर्फ वक्ती है कि उन्होंने एग्जेक्टिव ब्रांच से या कैबिनेट में कोई पोजीशन लेने से अपने आप को पीछे रखा हुआ है। इसी तरह शरीफ ख़ानदान को ले लें तो सेंटर में शहबाज शरीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और नीचे उनकी जो नीस हैं मरीम नवाज़ वो सीएम हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। और उसके बाद कहा जाता है कि ये विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर आपको 40 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में डोमिनेटिंग पार्टी की खातून ही मिली थी, तो ये विमेन एम्पावरमेंट नहीं है। सो नीडलेस टू से कि जो कुछ हो रहा है, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट हैपेंड आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो गवर्नमेंट बनी थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद 16 महीने की, उसमें जो फेसेस थे उनमें आप ऐड कर दें अगर 4 महीने की या 5 महीने की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, इन फेसेस को मिला के एक गवर्नमेंट बना दी गई है। मोहसिन नकवी आपको बहुत की पोजीशंस पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा काकड़ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि सेनेट के चेयरमैन वो होंगे। वैसे भी सेनेट में जिन लोगों को लाया जाता है वो वही होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं। इसी तरह जो लेजिस्लेशन अप्रूव होती है वो भी आप इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो अप्रूव नहीं करा सकते। तो जो कुछ भी IMF डिमांड कर रहा है वो करना तो पड़ेगा, लेकिन वो कैसे होगा, इसका क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बिकॉज 18th अमेंडमेंट हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के ओपिनियन में फेडरेशन को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है और वो इसके ख़िलाफ़ रहे हैं। अब इसको किस तरह मैनेज करती है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनके कंधों पे इसका बोझ है कि IMF से कर्जा भी लेना है और साथ में उनको सेटिस्फाई भी करना है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चलना है, इस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई भी करना है, SIFC को भी अपने इकोनॉमिक विजन का हिस्सा रखना है और IMF को भी लेके चलना है। तो अभी से मुश्किलात का आगाज़ हो गया है। एट द सेम टाइम इंतहाई डिविसिव पॉलिटिक्स देखने को मिल रही हैं PTI की तरफ से। इन लोगों के आपस के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, और झगड़े शायद हर पार्टी में होते हों, लेकिन वो इतना फोर फ्रंट पे नहीं आते कि आपको वो X पे भी नज़र आ रहे हों, वो आपको TV टॉक शोज़ में भी नज़र आ रहे हों, वो लीडरान की मीडिया टॉक में भी नज़र आ रहे हों। दिस इज़ रियली डैमेजिंग फॉर PTI। एक तो अभी तक ये नहीं मालूम कि खान साहब तक अंदर इंफॉर्मेशन बाहर की ग्राउंड रियलिटीज़ की कौन पहुँचाता है, वो कितनी सही पिक्चर होती है, और उनका जो जवाब लेके बाहर आता है असल में वो फोकल पर्सन कौन है। और उन्होंने किसी को डेलीगेट भी नहीं किया हुआ। कभी हम सुनते हैं मरवत साहब का नाम, कभी हम सुनते हैं उमर अयूब साहब का नाम, कभी अली ज़फ़र साहब का नाम, कभी बैरिस्टर गौहर सामने आते हैं, लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें तो सबके ओपिनियंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, सबकी राय डिफरेंट होती है। ये चीज़ अगर साइड पे रखते हैं तो असेंबली के अंदर जो किरदार हैं वो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस किए हुए हैं कि हमने सिर्फ खान साहब को आज़ाद कराना है, जेल से बाहर निकालना है। वो लेजिस्लेशंस का हिस्सा अगर नहीं बनते, या अभी जिस तरह सुनने में आ रहा है कि जो X पे कुछ सपोर्टर्स हैं जो बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया के PTI के, वो ये कह रहे हैं कि हमने दोबारा से इस्तीफ़े देने की तैयारी कर दी है ताकि हम इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकें। बिकॉज अगर हम अंदर बैठ गए और लेजिस्लेशंस में हिस्सा डालना शुरू कर दिया तो फिर तो आप खान साहब को भूल जाएं कि वो बाहर आएंगे। ये एक अलहदा बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, क्योंकि हकीकत ये है कि जिस वज़ीर आज़म को भी सज़ा होती है पाकिस्तान में, उसको वो सज़ा काटनी पड़ती है, और उसके जो कारकुन होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए लो प्रोफाइल में जाना पड़ता है तावक्ते कि उनके दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक हों, और उसके बाद वो रीसर्फेस होते हैं। अभी तक की हिस्ट्री यही है।
अगर आप ये समझते हैं कि कुछ ट्विटर अकाउंट से लोगों को इंसाइट किया जा सकता है, या लोगों को आप ट्रोल करके, या लोगों को आप ये कह के कि आप लोग किसी कॉज को सपोर्ट ना करके कोई गुनाह कबीरा कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स। सो बहुत इमेच्योर सा एक वर्जन सामने आ रहा है पीटीआई की पॉलिटिक्स का, जिसमें आज की इम्पोर्टेंट खबर ये है कि आईएमएफ का जो वॉशिंगटन में ऑफिस है, उसके बाहर शहबाज गिल भी उन पिक्चर्स में, उन विजुअल्स में नज़र आ रहे हैं। इन्होंने धरना दिया हुआ है। कह क्या रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट किया जाए, इलेक्शंस ठीक नहीं हुए और तब तक आईएमएफ की इमदाद जो है वो रोकी जाए। इलेक्शन का ऑडिट अगर किसी ने करना है तो वो पाकिस्तान ने करना है। वो आज होता है, वो नहीं होता, ये एक अलहदा बहस है। लेकिन अमेरिका से ये डिमांड करना कि वो हमारा इलेक्शन ऑडिट कराने के लिए हम पे जोर डालें, इट्स सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है टू द फैक्ट कि आपका नारा था कि हम कोई गुलाम तो नहीं है, हम क्यों हर बात अमरीकी गुलामी की तरफ हम क्यों जाएं, अमरीकी गुलामी नामंजूर, हमने ये सारे नारे सुने हैं। अब आप अमेरिका में जाके कभी तो वहाँ के लोगों से लेटर्स साइन करवाते हैं, वो 30 कांग्रेसमैन के सिग्नेचर हुए हैं, वो लेटर मौजूद है इस वक्त, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुत मैसिव रिगिंग हुई है पाकिस्तान के इलेक्शन में। उसके बाद जो डोनाल्ड लू हैं, जो कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं फॉर द ब्यूरो ऑफ सेंट्रल एशिया, यूएस की तरफ से, उनके फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको एक हियरिंग में कॉल किया गया। ये कांग्रेशनल हियरिंग है, और मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं, वहाँ पे जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली में हियरिंग्स होती हैं, उस तरह उनकी कांग्रेस में भी डिफरेंट इश्यूज़ पे हियरिंग्स होती रहती हैं। आपने माजी में मार्क ज़करबर्ग को देखा होगा कि वो जाके एक कमेटी के आगे पेश हुए, उन्होंने उनके सवालों के जवाब दिए। तो जब कोई इशू रेज हो जाता है और उसके ऊपर जो कांग्रेसमैन होते हैं वो अग्री करते हैं कि इस कमेटी को ये चीज़, ये इस रेलिवेंट कमेटी को इस पर क्वेश्चन आंसर्स करने की एक सेशन करने की ज़रूरत है, तो उस पर एक हियरिंग कॉल कर लेते हैं। वो हियरिंग कॉल करके उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो अपने प्रेसिडेंट को भेज देते हैं। उसके बाद वो प्रेसिडेंट का इस्तेहकाक होता है, उनको एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहें, उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहें या कुछ भी ना करना चाहें। ये एक रूटीन का काम है कांग्रेस का, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली की एपेक्स कमेटीज़ हैं, उनका भी यही काम है। तो वो जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी की सब कमेटी ने एक हियरिंग कॉल की है, जिसका उन्वान है पाकिस्तान आफ्टर इलेक्शंस, द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पाक यूएस रिलेशनशिप्स। ये सब कॉन्टीन्यूटी है उन दो खतूत की जो कांग्रेसमैन की तरफ से लिखे गए प्रेसिडेंट जो बाइडन को, कि पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है, जो कि बात ठीक है, वाकई हो रही है। ये एक क्वेश्चन अलग है कि वो ख़त जो बाइडन को लिखना चाहिए था या नहीं। इसी तरह इलेक्शंस के बारे में लिखा गया कि उसमें रिगिंग हुई है, उस पर 30 कांग्रेसमैन ने साइन किया और वो भेजा। उन दो के नतीजे में ये हियरिंग कॉल की गई है, और डोनाल्ड लू वहाँ इसलिए नहीं इनवाइट किए गए एज अ विटनेस कि ये समझा जा रहा है कि डोनाल्ड लू ने कोई रोल प्ले किया है। वो सिंपली इस रीजन के, क्योंकि एम्बिट में आते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को इस रीजन में, इसलिए उनको एज अ विटनेस बुलाया गया है। और ये हियरिंग हो जाएगी, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, जो आंसर्स होंगे, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। लेकिन मैथ्यू मिलर ने अभी से इसको क्लियर कर दिया है कि डोनाल्ड लू का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई और उसमें अमेरिका का या डोनाल्ड लू का कोई किरदार था। सो ये सब एफर्ट्स जो हैं, ये एफर्ट्स अगर पीटीआई समझती है कि ये उनके लिए प्रोडक्टिव हैं, तो ये बहुत उनकी गलत फहमी है। दिस इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। उसकी वजह दो वजह हैं उसकी। एक तो यूएस इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एलाय। यूएस कभी भी खुल के पाकिस्तान की मदद को तब भी नहीं आया जब बहुत अशद ज़रूरत थी, जंगी हालात में एक बेड़ा भेजना था, एक जंगी, वो भी नहीं आज तक पहुंच सका पाकिस्तान। इसी तरह जिस तरह अबैंडन किया 2 दफ़ा कोल्ड वॉर के बाद, अफ़गान जिहाद के बाद, वॉर ऑन टेरर के बाद, जिस तरीके से वो अबैंडन करता है, वो इट्स सेल्फ एक साइन है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस। तो अगर इमरान खान ने इब्तदा अपनी इस तहरीक की, जो कि हकीकी आज़ादी की तहरीक है, इस नारे से की थी कि हमें डोनाल्ड लू के कहने पे निकाला गया, तो फिर अमेरिका में जाके आज उनसे ही डिमांड करना कि हमारे इलेक्शंस का ऑडिट किया जाए, या फिर अमदाद पाकिस्तान की रोकी जाए क्योंकि वहाँ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ख़तरे में हैं, ये सब कुछ खुद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि खान साहब ने अभी तक की सियासत में इन बातों को क्यों नहीं समझा कि आप बाहर से जाके प्रेशर माउंट करा के पाकिस्तान के अंदर अगर चेंज ले भी आएंगे तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगा। ऑर्गेनिक चेंज वही था जो लोगों ने आपको वोट की शक्ल में दिया,
اس کو کسی نے آپ سے چھینا، وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. اس کو چھین کے ایک ایسی گورنمنٹ بنائی گئی جو لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، اس کو بھی ہم مان سکتے ہیں، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اب یہی چیز کنٹینیو کرے گی، یہ ووٹر کے مائنڈ سے جائے گی نہیں، یہ پاکستان کے شعور سے ایک انسٹیٹیوشنل میموری، ایک انسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بھی ہے، ووٹر کی بھی ہے. دے ول ناٹ forget اٹ. اور اس سے تو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. ود ٹائم تھنگز ول چینج، لوگوں کا نیریٹو پریویل کرے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہونا پڑے گا، عمران خان کو بھی پیچھے ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا پڑے گا فار دا سیک آف دا کنٹری، اسٹیبلٹی کے لیے. لیکن باہر سے کسی کے پاس جا کے اس قسم کی انٹرونشن کرانے کی دعوتیں دینا، آئی ایم سوری، دس از اے ویری لو کال. اور یہی کام اگر کسی اور حکومت نے کیا ہوتا، جس طرح میمو گیٹ میں اسی قسم کا اسکینڈل سامنے آیا تھا، تو ہم آج اس کے بارے میں بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آج بہت بڑا اعتراض بھی یہی ہے پریزیڈنٹ زرداری کے پریزیڈنٹ بننے سے کہ آپ تو ان کو میمو گیٹ کا پرپیٹریٹر کہتے تھے، تو کیا آپ وہ بھول گئے ہیں؟ سو 2 فرنٹس اوپن ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نیڈس ٹو ڈیسائڈ کہ انہوں نے پارلیمانی سیاست کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے، ہمیشہ کی طرح ایگزٹ کا ایک راستہ لے کے سمجھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کر سکیں گے، تو وہ نہیں ہو سکے گا. ناؤ اے گورنمنٹ از ان پلیس. لیجسلیشن کے لیے آلریڈی آرڈیننسز سے سپورٹ لینی شروع کر دی ہے اس حکومت نے. 2018 کے بعد بننے والی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی اپنی ساری حکومت آرڈیننسز کے ذریعے ہی چلائی تھی، صدر کے ذریعے ہی چلائی تھی، کیونکہ اپوزیشن ان کو کسی لیجسلیشن میں سپورٹ نہیں کرتی تھی. تو آپ کے سامنے وہی آتا ہے جو ہسٹری نے وٹنس کیا ہوتا ہے، جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کا کہ اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو ہم کسی اور کی بھی نہیں چلنے دیں گے، یا ہماری حکومت نہیں ہے تو سب کچھ غلط ہے. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا. یو ہیو ٹو اسٹے ان دا سسٹم، یو ہیو ٹو اسٹے ان دا سسٹم اینڈ فائٹ دا سسٹم. اینڈ وین آئی سے فائٹ، آئی ڈونٹ مین کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے شور مچائیں. آپ پارلیمان کے اندر مستقل اپنی آواز اٹھاتے رہیں، رجسٹر کراتے رہیں کہ آپ لوگ اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں سمجھتے، آپ سے آپ کا مینڈیٹ چھینا گیا. لیکن باہر کے ملکوں میں جا کے خطوط لکھنا اور خطوط لکھوانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آئی وانٹ ٹو اپڈیٹ یو مور آن غازہ. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اور انٹرنیشنل پالیٹکس نے ایک بالکل نیا ٹرن لیا ہوا ہے جس میں ہپوکریسی اور انسانیت کی دھجیاں اڑی ہوئی ہیں. بٹ اس کے لیے آئی وڈ ٹاک ٹو یو ٹمارو. فی الحال صرف اتنا کہ یو ایس الیکشنز جو ہیں، ان کے باوجود، الیکشنز کے باوجود جو بائیڈن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے سیز فائر کرانا غازہ میں، اور ہی از کنٹینیوئنگ ٹو سپورٹ اسرائیل. اور ان کو ساتھ ساتھ ایمونیشن، ویپن بھی دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کبھی ہم پیرا ٹروپرز کے ذریعے سے اوپر سے امداد پھینکیں گے. جبکہ 3 ایسے راستے ہیں غازہ میں جانے والے جن کے ذریعے سے ہیومینیٹیرین ایڈ ان تک پہنچ سکتی ہے، وہ بند کیے ہوئے اسرائیل نے، اور وہ نہیں کھلوا سک رہا یو ایس ان سے. کھلوا سک نہیں رہا یا کھلوانا چاہتا نہیں ہے. دیر از اے جینوسائڈ گوئنگ آن. ایسے ایسے ویژولز آتے ہیں غازہ سے کہ روح کانپ جاتی ہے. اور اچھا ہے ہماری جنریشن بھی یہ سب کچھ دیکھے، تاکہ ہم بھی ہولوکاسٹ کے جواب میں کہہ سکیں کہ جو میموری تھی جیوز کی، وہ ہولوکاسٹ کی انہوں نے ریورس کر دی آن دا پیلسٹینین پیپل. تو پھر آپ میں اور نازیز میں فرق کیا رہ گیا؟ آئی ول سی یو ٹمارو.